अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने लगे हैं सिनेरियोस चैप्टर नंबर 16 के। ठीक है, पहला सिनेरियो आपको दिया हुआ है 40 ईयर्स फीमेल है ऑफ 70 kg वेट हैज़ अंडरगोन इंटेस्टाइनल रिजेक्शन एंड प्राइमरी एनास्टोमोसिस और परफोरेशन, और एनजी के अंदर डली हुई है। ठीक है, और एक ड्रेन है जो हमने एब्डोमेन के में लगाया है। अब उसका फीवर आपको बताया हुआ है 99.6 और एनजी एस्पायरेट है उसका 300 ml। ठीक है, जो 24 आवर्स का है। ड्रेन 250 ml ड्रेन से आ रहा है। 1600 ml यूरिन है। ठीक है, हीमोडायनामिकली वो स्टेबल है। और सीरम उसका सोडियम आपको बताया 138, थोड़ा सा कम है एक्स्ट्रा सेलुलर की निस्बत। पोटेशियम 3.7 है और क्रिएटिनिन 1.1 है। ठीक है, अब आपने बताना है कि कौन सा फ्लूइड उसको लगाना है और उसका ज़ाहिर रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बताना है। सबसे पहले तो हम उसका वाटर कैलकुलेट करेंगे, वो उसको कितना चाहिए, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सी रिजीम हमने फॉलो करनी है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो मैंने आपको बताया था कि वाटर के लिए 35 से 40 रेंज होती है। ठीक है, तो अगर हम मेंटेनेंस थेरेपी की पहले बात करते हैं और उसके बाद हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, तो मेंटेनेंस के लिए हमने क्या करना है कि जो भी 35 बेसिकली लेवल है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने वेट से मल्टीप्लाई करना है। वेट उसका 70 है, तो यहाँ से आंसर आएगा 2450 ml। ठीक है, ये हो गई मेंटेनेंस। उसके बाद रिप्लेसमेंट, जो उसका ड्रेन वगैरह से एनजी से लॉस हुआ है उसको रिप्लेस भी तो करना है। तो यहाँ से आपने लिख दिया एनजी लॉस, एनजी से जो लॉस हुआ है जो ड्रेन है। और टेम्परेचर राइज़ का भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि हर टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ की जगह पे आपने 200 ml उसको फ्लूइड देना होता है। ठीक है, तो एनजी से उसका कितना लॉस हो रहा था 300, ड्रेन से 250 और टेम्परेचर वाला जो है वो 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 750 ml। ठीक है, टेम्परेचर उसका 98 नहीं है, 98 की बजाय 99 है। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, जो मेंटेनेंस है और रिप्लेसमेंट वाला। तो 2450 में अगर हम ऐड कर दें 750, दैट मेक्स 3200 ml। ठीक है, इतना तो चलें, उसको पानी चाहिए। फिर सोडियम की इसी तरह जितने मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी उसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो उसको चाहिए 150 मिली मोल्स तकरीबन। ठीक है, जो मैंने आपको सोडियम के नॉर्मल ये लेवल बताए हैं ना कि 1 to 2 मिली मोल्स। ठीक है, तो उसको आपने वेट से 2 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो 140 से 150 के करीब कर लें कि इतनी उसको रिक्वायरमेंट है। और पोटेशियम की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो 60 मिली मोल्स। ठीक है, 50 तो नॉर्मल होती है पोटेशियम की, और बाकी जो 10 ml उसका एनजी वगैरह और ड्रेन से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने कौन सी रेजीम फॉलो करनी है कि हमने उसका 60 पोटेशियम भी पूरा करना है, 150 सोडियम भी पूरा करना है और इतना उसको पानी भी देना है। ठीक है, तो इसमें 3 रेजीम्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम उसको 2 लीटर्स डेक्सट्रोस दे दें। ठीक है, 2 लीटर्स डेक्सट्रोस में क्या होगा, 1 लीटर डेक्सट्रोस में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर्स में 2000 ml हो जाएगा। 2000 ml यहाँ से पूरा हो जाएगा। और दूसरा हम क्या करेंगे कि उसको एक नॉर्मल सलाइन लगा देंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सलाइन में 1000 ml होता है, तो ये आपका 2000 और 1000 3000 ये फ्लूइड आपका पूरा हो गया। और नॉर्मल सलाइन की ये बात है कि उसमें जो सोडियम लेवल होता है वो भी तकरीबन 154 के करीब होता है। तो नॉर्मल सलाइन से एक तो वो 1000 ml जो पानी का रह गया था वो भी पूरा हो जाएगा और साथ सोडियम वाला भी पूरा हो जाएगा। अब रह गया पोटेशियम वाली बात। ठीक है, तो जो पोटेशियम है वो बेसिकली उसके KCl के इंजेक्शंस होते हैं और एक इंजेक्शन की जो डोज़ होती है वो 20 ml होती है। ठीक है, तो आपने 3 पोटेशियम के 3 जो है वो KCl इंजेक्शंस आपने अगर दे देने हैं तो वहाँ से आपकी जो डोज़ है वो पूरी हो जाएगी। ये एक रेजीम है। ठीक है, फिर दूसरी रेजीम ये है कि आप 1 लीटर नॉर्मल सलाइन दें और 2 लीटर डेक्सट्रोस वाटर दें। ठीक है, और साथ 20 जो वो है ना KCl के इंजेक्शन वो तीनों के अंदर डाल दें। ठीक है, कि आपने हर लीटर जो लिया है 1 लीटर आपने नॉर्मल सलाइन लिया है। इस तरह से वो बता रहे हैं कि आप KCl इंजेक्शंस अलग ना दें, आप इन्हीं के अंदर ऐड कर दें। 1 लीटर आपने जो सलाइन लिया था, 2 लीटर्स आपने जो डेक्सट्रोस लिए थे। ठीक है, और 20 मिली मोल वाले इंजेक्शंस थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि वो इंजेक्शंस तीनों अलग ना दें। आप क्या करें कि 2 लीटर इंजेक्शन इसमें डाल दें, 2 इंजेक्शन इसमें डाल दें और 1 इसमें डाल दें, तो वो सब ऐड करेंगे तो उससे भी आपकी जो फ्लूइड है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद है तीसरी रेजीम। तीसरी रेजीम ये है कि आप 1 लीटर रिंगर्स लैक्टेट लें। रिंगर्स लैक्टेट में मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम भी होता है इसमें पोटेशियम भी होता है। ठीक है, डेक्सट्रोस भी है इसके अंदर, और इसमें क्या होगा, और साथ आपने जो है वो 20 मिली मोल्स KCl का इंजेक्शन लगा देना है। तो इसमें तकरीबन आपकी डोज़ इस तरह से पूरी हो जाएगी, क्योंकि सोडियम जो रिंगर्स लैक्टेट में है वो 130 है। ठीक है, और पोटेशियम यहाँ पे होता है 4 और डेक्सट्रोस होता है 4%। ठीक है, और डेक्सट्रोस में भी कुछ कुछ सोडियम होता है, फॉर एग्जांपल 30 है, तो ये 130 और 30 जो है सोडियम आपकी ऑलमोस्ट 160 तक हो गया। ठीक है, तो वो तो चलें सोडियम पूरा हो ही गया। इसी तरह पोटेशियम पे हम आ जाते हैं, तो पोटेशियम आपका 4 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपने इंजेक्शन लगाए हैं 20 मिली मोल्स के तीनों लीटर्स में ऐड किए थे तो वो 64 वो हो जाएंगे। ठीक है,
और साथ 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड, तो आपका वो सारी चीज़ें पूरी हो गई। 3 ये रेजीम्स बन जाती हैं। अब रॉन्ग रेजीम ये है कि आप नॉर्मल सलाइन 3 लीटर लगा दें, ये नॉर्मल रेजीम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सलाइन से आप फ्लूइड तो शायद फिर भी पूरा कर लें 3000 ml, लेकिन आप सोडियम बहुत ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि एक में मैंने आपको बताया था 154 होता है, ठीक है। अगर आप 1000 ml लेते हैं नॉर्मल सलाइन की एक बोतल, तो उसमें 154 सोडियम होते हैं। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अच्छा खासा लेवल बन जाता है 462। इतना तो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। आपको चाहिए कितना लेवल था? आपको तो 150 या 160 के करीब चाहिए था। तो फिर आपने क्या करना है कि ये लेवल आपने मेंटेन नहीं करवाना। इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट चला जाएगा। तो आपने रेजीम जो है वो नॉर्मली सही तरह से फॉलो करनी है, ठीक है। और इसका क्योंकि हम 24 आवर्स में दे रहे हैं, तो आपका जो टोटल फ्लूइड आया था 3200 लीटर, उसको आपने 24 से डिवाइड कर देना है, तो आपका यहाँ पे 133 ml पर आर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ क्या है। सेकंड सिनेरियो आपका ये है कि मिस अलीना है, वो 70 kg फ़ीमेल है, ठीक है, और वो मुंह से खाना नहीं खा सकती। अब आप बताएं कि उनके मेंटेनेंस फ्लूइड क्या होंगे अगले 24 घंटों के लिए, ठीक है। अब चूँकि 70 kg है, तो वही बात है कि जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो बनेगा तकरीबन 3 लीटर्स, ठीक है। और सोडियम जो बनेगा वो 60 × 2, ठीक है। जो 2 मैंने नॉर्मल लेवल बताया था, उसको आपने उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन्होंने वैसे 60 से किया हुआ, आप 70 से भी कर लें, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ हो सकती हैं। और पोटेशियम के लिए उन्होंने किया है कि 60 × 1, ये अगर हम देखें तो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि 24 आवर्स के लिए उसकी इस तरह से करेक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है, और वो सिनेरियो है कि 55 ईयर का ओल्ड मेल है, ठीक है। 55 ईयर उसकी एज है, 63 kg उसका वेट है। वो इमरजेंसी में आया कंफ्यूज स्टेट में, और 3 दिन की हिस्ट्री है एब्डोमिनल पेन की और डिस्टेंशन की। हार्ट रेट उसका है 110, बीपी है 90/60, टेम्परेचर है 100। तो अब आप उसको कौन सा फ्लूइड लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम डिप्लीटेड है, शॉक की कंडीशन है, तो आपने तो दो जो है वो वाइट बोर आईवी लाइंस उसके अंदर से पास करनी है। उसको क्रिस्टलॉइड्स या फिर कोलॉइड्स का कॉम्बिनेशन देना है, ठीक है। उसके जो है पार्शियल प्रेशर्स वगैरह मैयर करने हैं, और उसको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है 63 ईयर ओल्ड मेल हैज़ परसिस्टेंट वॉमिटिंग फ्रॉम 1 वीक ड्यू टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक कंटेंट उसके स्टमक से बाहर नीचे जा पा रहे, उसको ऑब्स्ट्रक्शन है, और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो कौन सी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होती है, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होती है, ठीक है। और साथ साथ देखें गैस्ट्रिक कंटेंट उसके वॉमिटिंग से निकल रहे हैं बाहर, तो ज़ाहिर क्लोरीन भी ख़त्म हो रहा है, हाइपोक्लोरीमिक और हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो रही है, ठीक है। और साथ क्या है कि उसकी एसिडिफिकेशन भी हो जाती है यूरिन की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगला सिनेरियो। वो सिनेरियो ये कि 35 ईयर की फ़ीमेल है, वो इमरजेंसी में आई है, उसको सवियर क्लॉक की पेन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग है, और इसके अलावा लेप्रोटमी की हिस्ट्री है, ठीक है। टाइफॉइड परफोरेशन ऑफ इलियम उसकी हुई थी 2 साल पहले, उसके लिए लेप्रोटमी की गई थी। तो अब क्या डायग्नोसिस है आपका? लेप्रोटमी के बाद मोस्ट कॉमनली एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और इसकी कॉज यही है कि ज़ाहिर एडिशंस वगैरह बन जाती हैं, तो फ्लूइड उसमें लॉस हो जाते हैं, क्योंकि या तो वॉमिटिंग हो रही होती है, ठीक है, या तो एनजी एस्पायरेशन वगैरह हो जाती है। तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में होगी, हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैलीमिया में होगी, तो आपने उसको प्रॉपरली रिंगर्स लैक्टेट से रिससिटेट करना है, ठीक है। और अगर आपको हाइपोकैलीमिया के साइंस लग रहे हैं, तो आपने उसको पोटेशियम भी दे देना है। और रिससिटेशन तब तक आपने करनी है जब तक पल्स बीपी वगैरह सब तक जब भी सारे नॉर्मलाइज नहीं हो जाते। अगला सिनेरियो ये है कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक पेशेंट है, तो आपने उसको कौन से फ्लूइड्स लगाने हैं, ठीक है। इसमें आपने कोई बताया है इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एडीएच बहुत कम प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर अंदर कंजर्व नहीं हो पाता। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन में, कि आपका जो एडीएच है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करवा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप हाइपोटोनिक फ्लूइड लगाएंगे जिनमें पानी ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा कि आपके सोडियम लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसको या तो 0.9% सलाइन लगाना है, या डेक्सट्रोज सलाइन लगाना है 24 घंटों के लिए, और 24 घंटों के बाद उसको मेंटेनेंस फ्लूइड या रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स पर डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इससे रिलेटेड सिनेरियोज। उसके बाद हम आ जाते हैं वाटर बैलेंस के, जो एक टॉपिक उन्होंने लिखा हुआ है, और सोडियम और पोटेशियम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। वाटर बैलेंस 2 किस्म के आपके प्रेशर्स होते हैं, कॉन्कोटिक प्रेशर होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो वेसल से बाहर वाटर को निकालता है, और ऑनकोटिक वो होता है जो प्रोटीन्स की वजह से होता है, तो वो फ्लूइड को कंजर्व करके रखता है। हार्मोन्स का जो रोल है वो एक एल्डोस्टेरोन है और एडीएच है, ये दोनों रिटेंशन कराते हैं, और एएनपी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये वाटर को रिलीज़ कराता है। अच्छा, अब आपने अगर कैलकुलेट करना है कि एक रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की,
35 kg चाइल्ड के लिए, ठीक है, कितने पर आवर वो पानी उसको पीना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट। तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि अगर वो 35 kg का है ना, तो उसकी एज को आप डिवाइड कर लें 10 + 15 की कैटेगरी में, ठीक है। पहले 10 साल के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगले 10 साल के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 15 जो आगे जितने भी साल रहेंगे उसके लिए आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 × 4, 10 × 2, 15 × 1 ये आएगा 75 ml पर आवर। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। पैथोलॉजीज़ क्या क्या हो सकती हैं? वाटर डिप्लीशन और वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब जो वाटर डिप्लीशन है यानी कि पानी कम हो गया, कम क्यों हो रहा है कि आपने पिया ही कम है, ठीक है, या तो पानी अवेलेबल नहीं है या कोई पिया नहीं जा रहा उससे पानी। ट्रेकियोस्टमी के बाद अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं तो तब भी पानी कम हो जाता है, या तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा एक बंदा कार है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, उसको कमज़ोरी होगी, यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, उसकी ज़ुबान बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, ठीक है। और ज़ाहिर है उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी जो है वो ज़्यादा आएगी क्योंकि रीनल आर्टरी परफ्यूजन कम होगी। इसके अलावा क्या होगा कि आपका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है और आईवी फ्लूइड्स देने हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया। पानी बहुत ज़्यादा क्यों होगा कि या तो वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसने बहुत ज़्यादा ले लिया है, या 5% ग्लूकोज उसने ले लिया है, ठीक है। TURP का मतलब है ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। जब भी प्रोस्टेट की रिजेक्शन हम ट्रांस यूरिथ्रा करते हैं तो क्या होता है कि जब वॉशिंग कर रहे होते हैं फ्लूइड से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो जाती है। ऐसा ही ADH, ठीक है, इसमें आपको बताया ADH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा रिटेन करा लेगा, तो पेशेंट को बहुत नींद आएगी, ठीक है, ड्राउजनेस होगी, वीकनेस होगी, कन्वर्जेंस, कोमा, नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकता है। और जाहिर है पानी जब इतना ज़्यादा है तो आपका सोडियम लेवल कम हो जाएगा। ट्रीट किस तरह से करना है कि पेशेंट को आपने अब पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। डायूरेटिक्स और हाइपरटोनिक सलाइन जो है वो आपने उसको साथ देने हैं, ठीक है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकल सके, और सोडियम लेवल को भी आपने मेंटेन करना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर बैलेंस। अब नेक्स्ट पार्ट से हम सोडियम और पोटेशियम बैलेंस करेंगे। थैंक यू।